तो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज का चैप्टर है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हालांकि इम्पोर्टेंट चैप्टर सिर्फ क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा चैप्टर ध्यान से समझेंगे, एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। और ये चैप्टर पढ़ के आपका सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ेगा बल्कि आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा वाइल्ड लाइफ के प्रति और फॉरेस्ट के प्रति। तो अगर आप फ्यूचर में इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आज ये मौका है कि आप इसे समझ कर डिसाइड कर सको कि इस फील्ड में आपको आगे जाना है कि नहीं। हालांकि वो बहुत आगे की बातें हैं बट स्टिल आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इस फील्ड में, मैं ऐसी पूरी कोशिश करूंगा। तो पहले तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में पहली चीज बताई गई है कि फॉरेस्ट है क्या। अब हम सभी को पता है कि फॉरेस्ट हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है उसकी डेफिनेशन वाइज यहां लिखा है, अ जनरल मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। जनरली फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, श्रब्स और हीप्स ऑफ ग्रासेस। पेड़ वगैरह है, छोटे छोटे पौधे वगैरह हैं और साथ ही साथ बहुत सारी घास वास, ये सब मिलाकर क्या कहा गया है, फॉरेस्ट है। पूरा इनका कलेक्शन है, बहुत बड़े स्केल पर जब ये सारी चीजें एक साथ मौजूद हो तो हम उसे कहते हैं फॉरेस्ट। अच्छा, फॉरेस्ट से हमारी जो जरूरतें हैं वो बहुत पुराने समय से पूरी होती आई हैं, ठीक है। मेडिसिन मिलते हैं, आपको पता ही है कि जो ट्रीज हैं वो जब दिन में फोटोसिंथेसिस वगैरह का प्रोसेस करते हैं उसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स से हमें खाने की भी चीजें मिलती हैं, वुड मिलता है, तो काफी कुछ मतलब बहुत पुराने समय से ह्यूमन बींग जो है वो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट रहे हैं, ठीक है। अब यहां बताया गया कि नेचुरल वेजिटेशन मतलब ओनली डेड वेजिटेशन इज इंक्लूडेड विच कैन बी रेज्ड नेचुरली विदाउट द हेल्प ऑफ मैन। अब कई जगहों पर फॉरेस्ट ऐसे भी होते हैं जो इंसानों ने डेवलप किया है, जैसे कि जब ब्रिटिशरों का रूल चल रहा था इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने नेचुरल फॉरेस्ट को उन्होंने काट दिया, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ ट्रीज होते हैं, उन्होंने उनको काट कर अलग तरीके से बहुत सारे ट्रीज प्लांट किए, सिंगल टाइप के स्पेशल टाइप के ट्रीज प्लांट किए जो कि उनके यूज में आने वाले थे, रेलवे कोचेस बनाने में, वो स्लीपर्स बनाने में, इन सबको बनाने के लिए लकड़ियां यूज होती थी। तो खास करके उसी तरह के ट्रीज को उगाया बड़े स्केल पर, तो वो इंसानों द्वारा बनाए गए फॉरेस्ट हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन में काउंट नहीं होते। नेचुरल वेजिटेशन यह है जहां इंसानों का रोल ना रहा हो, नेचुरली सारी चीजें अपने आप उगी हैं, ठीक है। तो जहां इंसानों का इंटरफेरेंस नहीं रहा है, सब कुछ अपने आप नेचर वाइज उगा है, इस तरह के वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं, वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। वर्जिन वेजिटेशन जहां पर इंसानों का कोई रोल नहीं रहा है उस वेजिटेशन को उगाने में। ऐसा वेजिटेशन अगर आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया में बहुत कम जगहों पर मौजूद है, खास करके एग्जांपल हैं हिमालयस, सुंदरवन एंड रिमोट एरियाज ऑफ थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट राजस्थान में जो है वहां, हिमालयन रेंजेस में, और सुंदरवन वेस्ट बंगाल का जो एरिया है उस जगह पर आपको अभी भी नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी और भी जगहों पर होंगे बट बहुत कम है, मेजॉरिटी ऑफ जगहों पर इंसानों का इंटरफेरेंस ज्यादा है, इसीलिए उन्हें नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहा जा रहा। बट इन 3 जगहों पर नेचुरल वेजिटेशन आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, वर्जिन वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात करें फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन। फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है 2 तरह के पैरामीटर्स पर, ठीक है। पहला पैरामीटर दिया हुआ अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कामकाज कौन देखता है, कैसे होता है, इन सब चीजों पर। और थोड़ा बड़े स्केल पर क्लासिफिकेशन किया है तो उसमें उसका मालिक कौन है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, इस बेसिस पर भी कुछ क्लासिफिकेशन है। तो पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन वाला क्लासिफिकेशन। इसमें 3 कैटेगरीज हैं फॉरेस्ट की, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली, यहां सीधा सीधा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता। Here there is restriction on lumbering, collection of woods or for pasturing. लंबरिंग मतलब क्या, लंबरिंग मतलब जो लकड़ियों को बड़े स्केल पर काटा जाता है अलग अलग यूज में लाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए या और चीजें बनाने के लिए। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े स्केल पर ऐसे लकड़ियों को ऐसे काट के इस तरह की चीजें, है ना, इस तरह की शेप में काट काट के लोग ले जाते हैं अलग अलग जगह पर बड़े स्केल पर, तो उसको कहते हैं लंबरिंग करना। फिर वुड का कलेक्शन करना, वहां से टूटी फूटी लकड़ियां हैं वो जमा करना, ब्रांचेस टूट के गिरते हैं ये सब, तो वो कलेक्ट करना।
और पास्चरिंग मतलब वहां जानवरों को चराना, घास वास उगी होती है तो डोमेस्टिक एनिमल्स को लोग ले जाके चराते वराते भी हैं। तो इन सभी चीजों पर इस तरह के फॉरेस्ट में रोक होती है, आप ये कोई भी एक्टिविटी रिजर्व्ड फॉरेस्ट में नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पीपल आर परमिटेड टू कलेक्ट द वुड एंड टू ग्रेज देयर एनिमल्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द ट्रीज। अब इसमें क्या है, यहां भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के ही लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसको संभालने में। पर इसके कंपैरिजन में यहां क्या फर्क है कि यहां पर तो किसी भी तरह की एक्टिविटी पर रोक था, लेकिन यहां पर लोकल लोग जो जंगल के आसपास के लोग हैं या जंगलों में ही रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए वहां पर अपने जानवरों को चराना अलाउड है। वहां पर जो ब्रांचेस टूट टूट के गिरती हैं, पत्ते सूखे गिरते हैं, इन सबको कलेक्ट करना भी उन्हें अलाउड है। पर फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं वो लोग इस कंडीशन पर, अगर नुकसान करने लगेंगे तो वो उस पर फिर रोक लग जाता है। तो लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत उसमें अलाउड होता है, बट वो भी रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ा। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट मतलब इनके बारे में अभी तक क्लियरली कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि उसको कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट उसके हाथ में, मतलब उसके कंट्रोलिंग में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। अब इस तरह के जब फॉरेस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है तो इस तरह की एक्टिविटीज जैसे कि ट्री वगैरह काटना और एनिमल्स की ग्रेजिंग यहाँ पर बिंदास तरीके से लोग करते हैं। तो ये 3 क्लासिफिकेशन हुए ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या है, देखो, स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट या कम्युनल फॉरेस्ट, और तीसरा है प्राइवेट फॉरेस्ट। तो स्टेट फॉरेस्ट मतलब नाम से ही पता चल जाता है, स्टेट यानी गवर्नमेंट का रोल सॉरी। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के फॉरेस्ट को कंट्रोल करती है, ठीक है। ज्यादातर जो फॉरेस्ट है हमारे देश में वो इसी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें स्टेट फॉरेस्ट ही कहा जाता है क्योंकि उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। कम्युनल फॉरेस्ट यानी कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन्हें मैनेज करती हैं। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में से क्या आते हैं, ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपालिटीज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ये लोकल गवर्नमेंट्स हैं। इन लोग इस तरह के फॉरेस्ट को कंट्रोल करती हैं, उनकी देखरेख में ये फॉरेस्ट संभाला जाता है। तो ये कहलाते हैं कौन से फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट। प्राइवेट फॉरेस्ट में क्या है, ये किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, ठीक है, या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का हो सकता है। सच अ फॉरेस्ट इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। अब कई बार होता है कि भाई आपकी बहुत बड़ी जमीन है, उस पूरे जमीन में आपने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, जंगल बना दिया उसको, तो वो आपका हो गया ना, आपकी जमीन में आपने उसको डेवलप किया हुआ है, तो वो प्राइवेट फॉरेस्ट हो गया। ऐसे कुछ गांव के लोग मिलकर भी अपना एक बड़ा सा गांव की कॉमन जमीन में बहुत सारे पेड़ उगा देते हैं, तो वो गांव की जो मतलब वो फॉरेस्ट हो गया, गांव के लोगों का हो गया, ओनरशिप उनका हो गया। तो इस तरह के फॉरेस्ट को हम प्राइवेट फॉरेस्ट वगैरह कह सकते हैं। ऐसे फॉरेस्ट ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं इंडिया में, ओडिशा, मेघालय, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर प्राइवेट फॉरेस्ट, अकेला कोई मालिक हो या ग्रुप ऑफ पीपल जो मालिक हो, ऐसे फॉरेस्ट देखने को यहां मिलते हैं। अब बात करें डिफॉरेस्टेशन की, तो डिफॉरेस्टेशन ये सब चीजें आप मेरे ख्याल से बहुत छोटी क्लासेस से ही लगातार पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन में क्या है, इट इज मींस द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ों को काटना, जंगलों को डिस्ट्रॉय करना, इसे हम कहते हैं क्या, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब ये डिफॉरेस्टेशन जो है सिर्फ हमारे ही देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, रेलवे का लाइन बिछा रहे हैं, तो बहुत बड़े स्केल पर डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं, जंगलों को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो खाली इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है। इट कैन बी सेड दैट इट इज रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन। तो ये तो सीधी सी बात है, हम रोडवेज, रेलवेज, ब्रिजेस, इन सबको बनाने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, लोगों के रहने के अरेंजमेंट्स करने के लिए सिटीज बसा रहे हैं, तो इन सब की वजह से ही हम इन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट। तो जो हमारा डेवलपमेंट प्रोसीजर है, हमारा जो प्रोग्रेस है, हम जितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं उतना ही ज्यादा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वह लिखा है कि ऐसा मान सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो हम इंसानों के प्रोग्रेस का ही एक रिजल्ट है, हम प्रोग्रेस के चक्कर में ही इन फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं। ट्रीज आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड नेचुरली। अब ये तो हो गया कि हम लोगों का भाई रोल क्या था। अब कई बार नेचुरली भी ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, देखो भाई, फॉरेस्ट फायर हो जाता है कई बार, है ना, जंगलों में आग लग जाती है। अब कई बार वो इंसानों की वजह से भी लगती है
और कई बार नेचुरल फैक्टर्स की वजह से भी लगती है। आपने पढ़ाई होगा छोटी क्लासेस में कि भाई बहुत ज़्यादा जब गर्मी वगैरह पड़ती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ये ट्री की ब्रांचेस वगैरह आपस में घिसती हैं, ठीक है। अब ये घिसने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से समथिंग थोड़ा बहुत स्पार्क वगैरह जनरेट होता है और वहाँ सूखा सूखा पत्ता वगैरह या सूखी चीज़ें उसके कांटेक्ट में आ गई, वो आग पकड़ लेती हैं। और जंगल में जब बहुत कुछ सूखा सूखा होगा तो आग बहुत तेजी से फैलती भी है। तो कई बार इन वजहों से भी फॉरेस्ट में डिस्ट्रक्शंस होते हैं। तो इंसानों का भी रोल है और कई बार नेचुरली भी डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है। अब बात करें हम इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से असर क्या होता है, इसका कुछ तो असर होगा हमारे ऊपर। तो पहली चीज, द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर। मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए और जनरली ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये तो हमने साइंस में भी पढ़ा हुआ है। अब अगर ट्रीज बहुत कम होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में वो तो एब्जॉर्ब करेंगे नहीं। दूसरा, हम जो बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पॉल्यूशन वगैरह जनरेट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा CO2 रिलीज होता है। तो ये सब CO2 बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से प्लांट खत्म हो रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब CO2 बढ़ने से क्या प्रॉब्लम है, CO2 ये क्या है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये गैसेस जब हीट को ज्यादा, अब ये क्वांटिटी अगर बढ़ गई CO2 की, तो ज्यादा CO2 वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो भाई हमारा जो टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ज्यादा बढ़ना मतलब अगर ये पूरे दुनिया में होने लग गया, इसी को तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो अब आजकल तुम देख ही रहे हो गर्मियों में टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रीज को कट कर रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो CO2 का कंटेंट बढ़ गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। With removed forest cover, the soil is eroded and the farm fertility decreases. अब देखो होता क्या है कि जैसे ये पूरा सॉइल एरिया है, यहाँ पर ट्री वगैरह उगा हुआ था, ठीक है। अब ये ट्री की जो रूट्स होती है ना, ये सॉइल को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने ट्री को ही काट दिया, ठीक है, तो अब यहाँ जो रूट्स थे वो डाई हो गए, तो वो सॉइल को पकड़ के नहीं रखेंगे। अब बारिश होगी या तेज हवाएं चलेंगी तो ये पूरा सॉइल हमारा बह के उड़ के चला जाएगा। अब जब इस एरिया से ये सॉइल उड़ के चला गया, ये सॉइल यूजफुल था, फार्म में खेती वगैरह करने के लिए बहुत ही यूजफुल था, बट ये तो वॉश आउट हो गया या मतलब उड़ गया। तो अब क्या होगा, वहां का जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं रह जाएगा, खेती करने लायक नहीं रह जाएगा। तो ये सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है फॉरेस्ट कट करने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से। फिर पेनिनसुला इंडिया में द फॉरेस्ट एरिया हैज डिक्रीज्ड लार्जली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। Many living organisms has lost their abodes as a result. The wild animals approach urban settlements. अब क्या होता है, कई बार देखो बहुत बड़े स्केल पर डेवलपमेंट वर्क करने की वजह से बहुत सारे जब फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो ये फॉरेस्ट जो है ये वाइल्ड एनिमल्स का घर है। अब जब आप उनका घर ही खत्म कर दोगे तो वो रहेंगे कहाँ। तो फिर वो क्या होता है ना, कई बार उनको खाना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो खाने की तलाश में कई बार शहर की तरफ आ जाते हैं और शहरों में आने से इंसानों से उनका आमना सामना हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि फॉरेस्ट के अगल बगल के जो गांव वगैरह हैं वहां पहले अटैक करते हैं, शहरों में थोड़ा बाद में आते हैं, पहले वो जंगल के अगल बगल के गांवों में अटैक करते हैं। अब वहां वो पहुंचेंगे, जाए किसी ने गाय भैंस बांध रखी है, भेड़ बकरी बांध रखी है बाहर, वो सीधा जाके उन पर अटैक करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बीच में इंसानों से आमना सामना हो गया तो फिर वो इंसानों को भी मतलब एक तरह से उनके लिए चिकन डिनर हो गया। तो इस तरह से वो इंसानों का और इन एनिमल्स का आमना सामना हो जाता है, ठीक है। और ये तो हमारी बुक के हिसाब से, फिर मैंने ये 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, ठीक है। या आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। ट्रीज, तो क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से आपने सुना होगा कि ट्रीज वगैरह जो होते हैं वो रेन को अट्रैक्ट करते हैं, क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पर रेनफॉल अच्छा खासा होता है। अब ट्री कट कर दिया तो वहां पर क्या बारिश वारिश होगी, नहीं होगी। तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स कई तरह की, जैसे मान लो कि ट्रीज टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते हैं, तो वो भी अगर आपने हटा दिया तो वहाँ का टेम्परेचर भी डिस्टर्ब होगा। तो ये सारी चीजें क्लाइमेट पर असर डालती हैं। दूसरी चीज फ्लड्स। फ्लड्स अब क्या है, देखो जैसे ट्रीज जो होती है ना, इस एरिया में बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ से जो पानी वगैरह आ रहा है तो पानी के फ्लो को ये ट्रीज से टकराने की वजह से पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये इसी एरिया में सिमट कर रह सकते हैं। आगे मान लो अगर कोई गांव या शहर बसा हुआ है तो वहां तक वो पानी नहीं जाता। तो ट्रीज फ्लड कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं, लेकिन आप अगर इनको कट कर दोगे तो फ्लड की प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी।
दूसरा है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स कैसे होती हैं, जैसे मान लो ये माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, स्लोप है या बहुत सारे ट्रीज लगे हैं। तो जैसा मैंने आपको सॉइल इरोजन वाला समझाते टाइम बताया था कि ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अब अगर आपने ये ट्रीज को कट कर दिया तो ये स्लोप से जब पानी वगैरह नीचे आएगा तो वो यहाँ की मिट्टी को बहाएगा, नहीं बहाएगा, और धीरे धीरे क्या होता है ना, इस एरिया में ऐसे क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्रैक डेवलप होने से कई बार क्या होगा ना कि कभी थोड़ा ज्यादा पानी आया तो ये पूरा का पूरा हिस्सा एक साथ ही फ्लो करके नीचे आ जाएगा, इसी को हम कहते हैं लैंडस्लाइड वगैरह, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें भी होती हैं। अब डिफॉरेस्टेशन के बुरे असर तो हैं ही, तो उसका सोल्यूशन क्या है, जाहिर सी बात है भाई, हमें फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट को बचाने के क्या स्टेप्स है, तो यहाँ पर है रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन में क्या है, रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड। वुड के ऑप्शंस तलाशने के लिए हमें रिसर्च वगैरह करना चाहिए, मतलब जहां जहां वुड यूज हो रहा है उसकी जगह कोई दूसरा सब्सटेंस यूज किया जा सके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिक की चेयर, हम फर्नीचर्स में जो वुड का इस्तेमाल करते हैं, आजकल मार्केट में आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी फर्नीचर आ रहे हैं जिसमें वुड का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मेटल्स का, प्लास्टिक्स का, इन सब का यूज करके हम फर्नीचर बना सकते हैं, या फिर और मटेरियल्स डेवलप कर सकते हैं जिनको फर्नीचर बनाने में या वुड की जगह पर यूज करने में हम ला सकें। तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, अगर ट्रीज काटना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसकी जगह पर सेम स्पीसीज के ट्री लगाने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर पीपल का ट्री कट किया तो उसकी जगह पीपल का ही ट्री लगाओ, नीम का ट्री कट किया तो उसकी जगह फिर नीम का ही ट्री लगाओ। अब कई बार जरूरी हो जाता है ट्रीज को कट करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मान लीजिए यहाँ एक शहर है, ठीक है, ये एक शहर बसा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पूरा गांव का एरिया है, बीच में पूरा फॉरेस्ट है हमारा, ठीक है। अब इन गाँव में शहर में फैसिलिटीज अच्छी खासी अवेलेबल है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छी स्कूल्स हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, पर वो सारी फैसिलिटीज इस गांव में अवेलेबल नहीं है। हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है दोनों, बट बीच में जंगल आने की वजह से यहाँ के लोग यहाँ आसानी से नहीं जा पा रहे हैं। कोई बीमार हो गया इमरजेंसी सर्विसेज में, उसको यहाँ जाना पड़ गया इमरजेंसी के लिए, तो वो नहीं जा पा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ से यहाँ तक के लिए रोड बनवा देगी। अब जब गवर्नमेंट यहाँ रोड बनवाएगी तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, जंगल में डिस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ क्या है ना, जरूरी हो गया क्योंकि ये लोग भी यहाँ तक पहुंच सके इमरजेंसी सिचुएशन में, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर अच्छी एजुकेशन के लिए, तो गवर्नमेंट ये करेगी। तो यहाँ पेड़ काटना मजबूरी है गवर्नमेंट की, तो काटो, लेकिन उसके बदले में उसी स्पीसीज के नए प्लांट्स, नए ट्रीज वगैरह लगा देने चाहिए। तीसरी चीज बोली है, देयर शुड बी टोटल बैन फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज विच आर नॉट ग्रोन फुल्ली। जो पेड़ पूरी तरह से नहीं ग्रो हुए हैं, अभी उनकी कम एज है, ऐसे ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि छोटे एज में काट दिया, कुछ ऐसे जैसे बड़ी ट्रीज हैं, तो बड़ी ट्रीज के ना कुछ ब्रांचेस आप काट दोगे तो वो भी बहुत यूज में आ जाते हैं और ट्री पूरा का पूरा बचा रह जाता है। लेकिन छोटे ट्री को अगर आपने काटा तो पूरा का पूरा पेड़ ही काटना पड़ता है। तो इसलिए छोटे ट्रीज को काटने पर बैन होना चाहिए, ठीक है, जो अच्छे से जो ग्रो नहीं हुए हैं। फिर those industries which receive their raw material from forest should be compelled for afforestation for future needs। जो भी इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से लेती है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज हैं, गम्स रेजिन की इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कंपनियां, फार्मा रिलेटेड कंपनियां हैं जिनका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, फॉरेस्ट वगैरह से मिलता है। तो ऐसी कंपनियों को, ऐसी इंडस्ट्रीज को फोर्स करना चाहिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट नियम बनाने चाहिए कि भाई आपको तो एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम चलाना ही पड़ेगा, आपको बहुत सारे प्लांट्स उगाने पड़ेंगे। इको टूरिज्म के नाम पर जो फॉरेस्ट में डिस्ट्रक्शंस होते हैं उसे रोकना चाहिए। इको टूरिज्म करवाइए। इको टूरिज्म में क्या होता है, जैसे कि देखा होगा आपने, जंगलों में लोग घूमने फिरने जाते हैं, गवर्नमेंट ही इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवाती है। जंगल सफारी होता है, गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं जानवर दिखाने के लिए, या उसमें कैंप्स बनाए गए रहते हैं कि भाई आप नाइट स्पेंड करिए। तो इन चीज़ों में क्या होता है ना कि पब्लिक बहुत सारी विजिट करती है और वो वहाँ गंदगी फैलाती है, कचरा करती है, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, फॉरेस्ट को भी उसके चक्कर में काटना वाटना पड़ता है। तो वो चीज को हमें रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अमंग द लोकल पीपल। जो वहाँ के लोग हैं, जंगलों के आसपास रहने वाले या जंगल में रहने वाले लोग, उनके अंदर अवेयरनेस लाना जरूरी है फॉरेस्ट को लेके कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप अपना मत सोचो, अपने फायदे के लिए आप लकड़ियां काट ले रहे हो या ये सब कर रहे हो तो ये सही नहीं है। आपको पूरी दुनिया का सोचना है
और पूरी दुनिया के आप पार्ट हो, तो अगर दुनिया का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। और खाली लोकल लोगों को ही क्यों, सभी को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, सभी के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए। The importance of forest and their conservation strategies should be included in the syllabus of schools and colleges. फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस, कैसे उनको हम बचा सकते हैं, ये सारी चीजें स्कूल्स कॉलेजेस इन सबके सिलेबस में होना चाहिए। और देखो इसीलिए आपके भी सिलेबस में है और आप इस चीज को पढ़ रहे हो। फिर क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब बड़े स्केल पर सामाजिक तौर पर लोगों को एक साथ जमा करके फॉरेस्ट्री के लिए प्रमोट करना चाहिए। जब भाई आओ हम पेड़ वगैरह लगाते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स टाइप के ऑर्गेनाइज करने चाहिए कि मिलकर बहुत सारे लोग बहुत सारा पेड़ वगैरह उगाए। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमें चलाने चाहिए। दूसरा ये कि इंटेंसिवली बाय टेकिंग प्लांट्स एज फॉर द नेसेसिटी ऑफ ऑर्डर एंड फायरवुड, मतलब जो जानवरों को खाने के लिए यूज होता है, अगर पेड़ पौधों से पत्ते वगैरह ये सब खाते हैं, या फिर फायरवुड की तरह जो लकड़ियां हम यूज करते हैं, उनके लिए स्पेशल अलग से अरेंजमेंट्स करने चाहिए, वैसे टाइप के प्लांट्स अलग से उगाने चाहिए। फिर क्या है, इन प्लेस ऑफ फायरवुड अल्टरनेटिव ऑप्शंस लाइक सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस एक्सेट्रा शुड बी इंप्लीमेंटेड। लकड़ियां जलाकर अगर कोई खाना वगैरह बना रहा है चूल्हे में, तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए जाए, जैसे कि नेचुरल गैस वगैरह, जैसे एलपीजी वगैरह के सिलेंडर्स उनको प्रोवाइड किए जाएं, ठीक है, या सोलर एनर्जी का यूज करके जो सोलर फर्नेसेस होते हैं, सोलर कुकर होते हैं, उसके थ्रू खाना बनाया जाए, तो वहां लकड़ियों का इस्तेमाल हम कम कर सकते हैं। दूसरा है, फॉरेस्ट के जो भी रिसोर्सेज है उन्हें स्पैरिंगली यूज करना चाहिए। स्पैरिंगली यूज करने का मतलब बहुत ही प्लानिंग से, कम अमाउंट में, जितना जरूरी है उतना ही हमें उनका यूज करना चाहिए। और जो इन्फेस्टेड ट्रीज हैं, अगर कोई पेड़ ऐसा है जिसको कोई बीमारी लग गई है, इन्फेस्टेशन होना मतलब उसको कोई पैथोजन का अटैक हो गया, कोई कीड़े मकोड़े या इंसेक्टिसाइड्स ने उस पर अटैक कर दिया है, सॉरी इंसेक्ट्स ने उस पर अटैक कर दिया है, तो वो प्लांट खराब हो रहा है, सड़ रहा है, तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो वहां पर रहेगा तो धीरे धीरे ये बीमारी बाकी प्लांट्स में भी फैल जाएगी, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फॉरेस्ट फायर्स की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है जंगलों में, ठीक है, एक ही बार आग लगी वो फिर जल्दी कंट्रोल नहीं होती, बड़ी तेजी से फैलती है और हजारों लाखों ट्रीज कुछ घंटों के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो फॉरेस्ट फायर से लड़ने के लिए स्पेशल टीम्स बनानी चाहिए हमें, ठीक है, नेशनल लेवल पर। तो देखो आप, मैं एक एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे आपको लग रहा है कि टैंक है, ठीक है, जैसे वो गोले, बम के गोले छोड़ने वाले टैंक होते हैं, वो टैंक नहीं है, ये एक फायर फाइटर है, ठीक है, जैसे अपने जो फायर एक्सटिंग्विशर्स एरिया में आते हैं फायर ब्रिगेड के, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, देखो उसमें नीचे टायर वायर होते हैं, व्हील्स होते हैं, राइट, तो वो रोड वगैरह पर मूव कर सकते हैं, शहरों में मूवमेंट करने के लिए उनके लिए अच्छा है। बट वैसे जो फायर टेंडर्स हैं, ट्रक वगैरह टाइप के हैं, ये हर जगह जंगलों में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जंगल में रोड्स नहीं अवेलेबल हैं, उबड़ खाबड़ जमीनें हैं। तो वहां पर इस तरह का, देख रहे हो, ये टैंक टाइप का पूरा अरेंजमेंट बनाया गया है, ऐसे व्हीकल्स वहां पर चल सकते हैं। तो ये देखो कुछ देशों ने अपने यहाँ इस तरह का डेवलप कर रखा है जंगलों में आग रोकने के लिए। तो इस तरह का स्पेशल अरेंजमेंट वगैरह होना चाहिए, ठीक है, नेशनल लेवल पर उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम बनानी चाहिए फॉरेस्ट फायर से लड़ने के लिए। फिर क्या है, ड्यू टू इंक्रीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इजी, अब इसमें क्या है ना, देखो आजकल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज काफी इंक्रीज हो चुकी हैं, ठीक है, लोगों के पास पैसे भी अच्छे खासे आ रहे हैं, तो लोग घूमने फिरने भी जाते हैं। और खास करके जंगल के एरियाज में ना कई जगहों पर पिलग्रिमेज प्लेसेस होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइप का मेला लगता है, या उस जंगल में कोई एक फेमस मंदिर होता है बहुत पुराना, तो इन जगहों पर लोग विजिट करते हैं, ठीक है। अब जब बहुत सारे लोग विजिट करते हैं तो वही होगा, कचरा वगैरह फैलाएंगे, मेला लगा है तो बहुत सारी पब्लिक जमा होगी, बहुत सारा कचरा वगैरह होगा, तो वो जंगलों को नुकसान करेंगे। तो वो हमें उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए कि वो कचरा वगैरह ना हो, और अगर कचरा होता है तो उसको तुरंत उनको क्या करवा लेना चाहिए, साफ करवा लेना चाहिए। एन एरिया शुड बी डीमार्केटेड एंड रिजर्व फॉर एनिमल पास्चर, कुछ पर्टिकुलर एरियाज जानवरों के लिए, मतलब कि वो चर सके, वहां घास वास खा सके, वो क्लियरली मार्क कर देना चाहिए कि भाई इतने एरिया में ही आप जानवरों को घास वास खिला सकते हो, चरा सकते हो, उसके अलावा और किसी एरिया में उन्हें एंट्री नहीं देनी चाहिए, मतलब उनका एरिया क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। अब बात करें हम वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी में क्या है, देखो इंडिया में, ठीक है, इंडिया की नहीं सॉरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में कितने स्पीसीज हैं एनिमल्स और बर्ड्स के, 15 लाख, उसमें से इंडिया में कितने स्पीसीज हैं, 81,251, ये एमसीक्यूज वगैरह के लिए याद रखना, ठीक है, इंडिया में एनिमल्स और बर्ड्स की मिलाकर स्पीसीज हैं 81,251। अब इंडिया में भी इतने सारे स्पीसीज क्यों हैं, जहां ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, कहां ज्यादा स्पीसीज पाई जाएंगी,
वहां जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो, वहां का क्लाइमेट अलग अलग जगह पर, जैसे एक ही देश में अलग अलग तरह का क्लाइमेट हो, अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स हो, तो वहां पर बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो इंडिया का जो फिजियोग्राफी है वो बहुत ही डाइवर्स है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स और बर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अफ्रीकन जराक, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट एंड कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स एंड गिबॉन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसे तो बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स और बर्ड्स अवेलेबल हैं। खास करके स्नो लेपर्ड इन हिमालयाज एंड रेड पांडा, देख सकते हो ये रेड पांडा है। ठीक है, एक व्हाइट वाला आता है, पूरी तरह से व्हाइट होता है, पूरा एक ब्लैक आता है, ये आधा ब्लैक है और आधा रेड है, तो रेड एंड ब्लैक होना चाहिए लेकिन इसको रेड पांडा बोलते हैं। ठीक है, ये स्नो लेपर्ड्स हैं, ये सिर्फ स्नोई एरियाज में जहां बर्फ वगैरह होती है, गिरती है, वहां ही पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ देखो दूसरे देशों से बर्ड्स माइग्रेट करके भी हमारे देश में आते हैं। ठीक है, ठंडियों के सीजन में यहाँ का क्लाइमेट उनके लिए सुटेबल होता है, तो इस तरह के बर्ड्स भी हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन वर्ल्ड वेयर टाइगर एंड लायन आर सीन मूविंग इन देयर नेचुरल अबॉर्ड्स। नेचुरल अबॉर्ड मतलब नेचुरली जंगल में आसानी से अपने मन से घूम फिर रहे हैं, किसी जू में नहीं रखा गया है उन्हें, या फिर उनको किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखा गया है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं अपनी जंगलों में। ऐसा सिर्फ इंडिया में ही इस टाइम देखने को मिलता है, ऐसा बुक का दावा है, ऐसा मेरा नहीं कहना है, बुक में जो लिखा है मैंने वही चीज बताई है। ठीक है, तो अपने नेचुरल अबॉर्ड में टाइगर और लायन घूमते हुए सिर्फ आज की डेट में इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि विंटर में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जैसे कि केवलादेव नेशनल पार्क में, फिर भरतपुर। ठीक है, ये केवलादेव नेशनल पार्क जो है भरतपुर राजस्थान में प्रेजेंट है। इसके अलावा गुजरात का जो नल सरोवर है वहां पर भी बहुत सारे ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है विंटर स्पेंड करने के लिए आते हैं। इसके अलावा सी टर्टल्स, ठीक है, वो कछुए वगैरह तो जो समुद्र वाले कछुए होते हैं, वो ओडिशा के बीचेस पर मतलब समुद्र के किनारे आते हैं अपने एग्स देने के लिए। आपने सुना होगा टॉर्टोइज वगैरह जो होते हैं ना, वो आकर एग देते हैं किनारों पर, वो छुपा के अपना एग डालते हैं वहां पर। इसके अलावा इंडियन पाइथन, फिर किंग कोबरा, ये सारे इंडिया के साउथ रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साउथ इंडिया के रेन फॉरेस्ट जो है, जंगल बड़े घने घने, वहां पर पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन, बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर हैं, कुछ बर्ड्स हैं जो खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गए। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मतलब अब वो प्रजाति मौजूद ही नहीं रहेगी, एक्सटिंक्ट हो गई, मतलब खत्म, अब एक भी उसमें का जानवर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसे जानवर हैं जो इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि अगर अब नहीं बचाया गया तो आने वाले कुछ साल में वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, धरती से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसमें कुछ के बारे में हमको बताया गया है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, वो सारी चीजें अब हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बताया गया, टाइगर्स वेर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। पिछली सेंचुरी में इंडिया में कई जगह पर टाइगर पाए जाते थे। फिर इसके अलावा क्या है, कहां कहां देखने को मिलते थे टाइगर? ईडर, अंबाजी, दंता, गुजरात के जो इलाके हैं इन जगहों पर टाइगर्स गुजरात में देखने को मिलते थे। फिर गुजरात के फॉरेस्ट एरिया से आज की डेट में टाइगर्स जो है वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए हैं, पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब गुजरात में आपको टाइगर देखने को नहीं मिलेगा, हाँ जू वगैरह में भले मिल जाएगा, ऐसे नेचुरली नहीं देखने को मिलेगा। चीता भी लगभग इंडिया के फॉरेस्ट वगैरह से खत्म होते जा रहे हैं, इसीलिए आपने सुना होगा हाल ही में 2-3 साल हुआ, शायद मेरे ख्याल से 2 साल मुश्किल से हुआ है, न्यूज आई थी कि हमने दूसरे देश से कुछ चीताज मंगाए थे। ठीक है, और इंडिया का जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर उनको लाकर रखा गया था। ठीक है, काफी न्यूज बनी थी वो। फिर वल्चर, डक, पिंक थ्रोट क्रेन्स, ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब भी बहुत खतरे की कंडीशन में आ चुके हैं, लगभग खत्म होने वाले हैं। चिलोत्रो बर्ड वंस वाइड स्प्रेड इन अरुणाचल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज नॉट सीन इजिली। चिलोत्रो इसका गुजरात में नाम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में भी ये बहुत ज्यादा पाया जाता था। ठीक है, तो वो अब बहुत कम देखने को मिलता है। चिलोत्रो देखो ये वाला है, ठीक है, इसको हॉर्नबिल कहते हैं इंग्लिश में, हॉर्नबिल, देख रहे हो इसमें इसके बीक के ऊपर ये कुछ ऐसा बना हुआ है हॉर्न टाइप का। ठीक है, तो इसलिए इसको हॉर्नबिल कहा जाता है। इसमें भी कई वैरायटी के होते हैं, ये अरुणाचल में बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे एक समय में, बट आज की डेट में वहां भी ना के बराबर मौजूद हैं, यानी खत्म होने की कंडीशन में ये भी आ चुके हैं। फिर जो फ्रेश वाटर एलिगेटर्स हैं, ठीक है, वो भी
देखने को अब बहुत कम मिल रहे हैं, मतलब वो भी लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन, ये देख रहे हो गंगा रिवर डॉल्फिन है, डॉल्फिन्स रिवर में पाई जा रही है। देखो तो गंगा का एरिया जो है ना, जहाँ पर ये वेस्ट बंगाल वगैरह के आसपास का जो एरिया है, वहां पर जो है गंगा रिवर में बहुत ज्यादा पानी है, बहुत बड़ा साइज है, तो उस जगह पर ऐसी डॉल्फिन्स वगैरह बहुत देखने को मिलती थी पहले, लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा मतलब कम हो गई हैं और लगभग खत्म होने की सिचुएशन में पहुंच गई। अब ऐसा क्यों है कि ये लोग खत्म हो रही हैं? क्योंकि अब देख रहे हो रिवर्स में हम पॉल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सिटी के वेस्ट सब उसी में रिलीज कर रहे हैं, तो इस केस में ऐसे जानवर बेचारे मारे जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ये बहुत खतरा हो चुका है। सी टर्टल्स जो ओडिशा के किनारे बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते थे, अब वो भी नहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत कम हो चुके हैं। वाटरफॉल जल बिलाड़ी, ठीक है, गुजराती में जल बिलाड़ी कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर नर्मदा नदी में देखने को मिलते थे, नर्मदा, तापी, मही, साबरमती, इन सभी रिवर्स में देखने को मिल जाते थे हमें गुजरात में आसानी से, बट अब वो भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो गए। देखो जल बिलाड़ी ये है, ठीक है, ये क्या है पता है आपको? ये ऑटर है, आपके इंग्लिश में एक चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, ठीक है, ये वही ऑटर है, इसी को जल बिलाड़ी कहा जाता है गुजरात में। तो ये भी पहले बहुत आसानी से देखने को मिलते थे, अब नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और बताना था कि देखो ये मैंने एक इमेज ली है, इसमें दो जानवर हैं, एक लैपर्ड और एक चीता। तो अक्सर ना लैपर्ड और चीता को लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन लैपर्ड है चीता, एक ही जैसा दिखते हैं, बट फर्क है। आप देख सकते हो, देखो ये जो लैपर्ड है ना, इसके ऊपर ये जो स्पॉट्स है ना, ये कुछ अलग डिजाइन में बने हुए हैं, आप देख रहे हो, कुछ इस तरह के डिजाइन में डॉट 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 करके बने हुए हैं। और इस पे है ना कुछ ऐसे डिजाइन टाइप का नहीं देख रहे हो, खाली ऐसे गोल 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 ऐसे ही स्पॉट्स बने हुए हैं। तो इसमें देख रहे हो बड़े बड़े हैं और कुछ डिजाइन के अंदर है, बीच में गैप भी है, देखो ऐसे ऐसे करके, तो बीच में गैप है, और ये पूरी तरह से एकदम डार्क डार्क पूरा ऐसे स्पॉट्स करके बने हुए इसमें। ठीक है, दूसरा ये कि ये थोड़ा भारी भरकम दिखता है, थोड़ा दुबला पतला दिखता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, तो ये चीता थोड़ा पतला दुबला भी दिखता है। और शक्लें अगर देखो तो इसकी जो शक्ल है टाइगर से बहुत ज्यादा मैच करती है लैपर्ड की, ठीक है, इसकी अगर आप देखो तो टाइगर से ज्यादा मैच नहीं करती, इसकी टाइगर से ज्यादा मैच करती है, तो ये थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो इतनी सब हम देख रहे हैं कि खत्म होने की सिचुएशन में आ गए हैं बहुत सारे जानवर, और कुछ ऐसे हैं कि जो खत्म भी हो चुके हैं, तो वो क्यों हुए हैं, क्या रीजंस हैं? तो ड्यू टू ह्यूमन इंटरफियरेंस इन ग्रासलैंड्स एंड वाटरशेड एरियाज। जो फॉरेस्ट में ये सब एरियाज होते हैं, ग्रासलैंड एरियाज, वाटरशेड एरियाज, इन एरियाज में लोगों का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा अंदर जा रहे हैं बहुत सारे पर्पज से, कोई घूमने फिरने जा रहा है, कोई जाता है हंटिंग के लिए जाता है, ठीक है, उनको मार के इलीगली बेचा जाता है, तो ये सारी चीजों के चक्कर में इन जानवरों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, तो लोगों का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है फॉरेस्ट एरियाज में, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंच रहा है। फिर आप देख रहे हो हम कचरा बचरा फैलाते हैं, वो भी बीमारियां बनती हैं उन जानवरों के लिए, और वो बेचारे जानवर बीमार पड़ रहे हैं तो उनके अंदर तो कोई डॉक्टर कम्युनिटी होती नहीं है, उनके अंदर तो खुद के हॉस्पिटल्स होते नहीं है। इंसानों को पता चलता है, जो थोड़ा बहुत जहाँ पर केयर किया जाता है वो लोग थोड़ा बहुत जाकर उनको बचाने की कोशिश भी करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ तो इन बीमारियों से मारे जाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स है। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस, इट्स फाइनल इंपैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जंगलों को काट रहे हैं हम, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रिजेस, रेलवेज सब बनाए जा रहे हैं, शहर बसा दे रहे हैं जंगलों को काट काट के हम। तो इस चक्कर में क्या, जब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होंगे तो फॉरेस्ट में जो जानवर रह रहे हैं उनका तो घर चला गया, जब घर चला गया तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको भी घर में ना रहने को मिले, बाहर छोड़ दिया जाए ठंडी गर्मी ये सब भुगतने के लिए, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो इनका तो बेचारे जंगल में अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके लोग रहते थे, जंगल ही आपने खत्म कर दिया, तो ये अब कहाँ जाएंगे? तो ये इस चक्कर में मर जाते हैं, ठीक है, कई बार इनकी जानें चली जाती हैं, इस वजह से वाइल्ड लाइफ कम हो रहा है। दूसरा है कि हंटिंग कर रहे हैं हम लोग एनिमल्स की, किस लिए? उनके हेयर के लिए, उनकी स्किन के लिए, स्किन को हाइड भी कहते हैं, ठीक है, उनके कुछ जानवरों के बाल, कुछ जानवरों की चमड़ियां, उनकी हड्डियां, उनके हॉर्न, उनके नेल्स, ये सारे उनको मतलब उनसे लेने के लिए हम उनकी हंटिंग करते हैं, और इस तरह से वो जानवर खत्म हो रहे हैं। अब हमको ये क्यों चाहिए? इनसे बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, लेदर से तो क्या क्या बनता है आपको पता ही है, इसके अलावा मेडिसिन बनते हैं हड्डियों से, इन सब से, तो ये सारी चीजों के लिए हम उन्हें मार रहे हैं। दूसरा ये भी है कि लोग शौक के लिए भी, डेकोरेटिव आइटम की तरह घर में रखा जाता है इनको, तो लोग इसके लिए भी इनको मारते हैं, मार के लाके नाखून रख दिया किसी शेर का, बोलेंगे देखो शेर का नाखून है, लोग वाह यार इसके पास तो शेर का नाखून है, और उसको बड़ा प्राउड फील होता है, यार मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, हम अपने लालच के चक्कर में फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बहुत सारा रॉ मटेरियल उसमें से निकाल रहे हैं,
पेड़ों को काट रहे हैं, रोड्स बनवा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। अगर मान लो किसी फॉरेस्ट एरिया में पता चलेगा कि यहाँ पर कोई माइन अवेलेबल है, कोई मिनरल मिल जाएगा इस जंगल में से, पूरा जंगल ही काट देंगे अंदर से मिनरल्स निकालने के लिए। तो इन सब चक्करों की वजह से जानवर जो है बेचारे उसका नुकसान झेल रहे हैं। ठीक है, अब ये भी लिखा देखो, सिटीज वहां पर पहुंच जा रही हैं। ठीक है, जंगल के एरिया काट के वहां शहर बसा दिए जा रहे थे। वो जानवर कहाँ जाएंगे? वो जानवर कहीं और जाते हैं फिर बचने के लिए, और जब वो कहीं और जाते हैं तो वहां की चीजें उनको सूट नहीं करती, वहां का पानी उनके लिए अच्छा नहीं होता, वहां का एटमॉस्फेयर उनके लिए अच्छा नहीं होता। इस चक्कर में लोग मारे जाते हैं। फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एनक्रोच्ड फॉर ग्रास, फ्यूल, ग्रेजिंग। अब देखो ये भी है कि फॉरेस्ट एरियाज में हम अपने जानवरों को लेके चले जा रहे हैं चराने के लिए, वो उनके घास वास खा रहे हैं। ठीक है, दूसरा फॉरेस्ट फायर्स हो जा रहे हैं, इन चक्करों में भी बहुत सारे जानवर मारे जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, टाइम ऑफ रियरिंग द यंग ऑफ बर्ड्स लैचिंग। अच्छा, अब कई बार देखो, मान लो जब जो बर्ड्स वगैरह हैं वो जनरली अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं? वो नेस्ट अपना बनाते हैं पेड़ों के ऊपर। अब जब फॉरेस्ट फायर हो गया तो पेड़ ही जल गया, तो बर्ड जो है उसका बच्चा जो है वो तो उसके साथ ही जल जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, तो उनकी अगली जनरेशन तो बची ही नहीं। तो ये सारी दिक्कतें भी हैं जिसकी वजह से ये एनिमल्स और बर्ड्स की संख्या में कमी आ रही है। फिर क्या है, ड्यू टू लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स मैनी एनिमल्स विदाउट एनी अवॉर्ड कम इनटू कन्फ्लिक्ट विथ मैन। अब कई बार ये भी होता है कि भाई जंगल तो आपने काट दिया, उसका घर खत्म कर दिया, अब वो क्या करेगा? तो वो भागेगा कहीं बाहर। वो बाहर कई बार हो जाता है कि शहर के एरिया में एंटर हो जाता है या गांव के एरिया में पहुंच जाता है जहां लोगों से उसका आमना सामना हो जाता है। अब कई बार होता है कि भाई एक आदमी उसके सामने आ गया तो हो सकता है बहुत खतरनाक जानवर तो आदमी को मार भी देगा, लेकिन अगर 4-5 आदमी आ गए और वो अकेला रह गया तो वो लोग मिलके उस जानवर को मार देंगे। या कई बार आपने सुना होगा कहीं गलती से किसी ने देख लिया कि एक जंगली जानवर को यहाँ से गुजर गया है, अब वो खबर फैल जाएगी पूरे गांव में और चारों तरफ से लोग जमा हो जाएंगे, पूरा प्लानिंग किया जाएगा कि उसको कैसे मार दिया जाए। बचाने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं कि भाई फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बुलवाया जाए, वो लोग उनको उसको पकड़ के ले जाके किसी जंगल में छोड़ेंगे ना। मोस्टली लोग यही प्लानिंग करते हैं कि अब इसको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये हमको मार देगा, खा जाएगा। तो ये चक्कर में उस जानवर को मार दिया जाता है, इस चक्कर में भी जानवर कम हो रहे हैं। फिर क्या है, हंटिंग टू प्रोक्योर बायोमेडिसिन और थिंग्स विच मेक परफ्यूम। अब देखो कई जानवरों के बॉडी पार्ट्स में से परफ्यूम बनता है, मसाले वगैरह, मसाले बोल रहा हूँ सॉरी, कई ऐसे केमिकल्स जो होते हैं ना जो हम प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज करते हैं वो बनते हैं। मेडिसिन में बहुत सारी चीजें उनकी यूज होती हैं। ठीक है, तो उस चक्कर में हम उनको मार रहे हैं। देखो अब यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं, ये क्या बताया है, डैम बनाया है। डैम क्यों बनाया है? डैम हमारा एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है, हमारे बहुत सारे यूज में आता है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं हम वहाँ पर, फिर वो पानी को हम कैनाल्स के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग जगहों पर पहुँचाते हैं खेती वगैरह करने के लिए। तो आप देख रहे हो ये डैम जो बनाया गया है इसके पीछे ये पूरा पहाड़ी एरिया और ये पूरा जंगल वगैरह का एरिया। अब जब यहाँ पे आपने डैम बनाया तो डैम के इस हिस्से में ना बहुत सारा पानी स्टोर होता है, पूरी नदी का पूरा पानी स्टोर होता है यहाँ पर आके। तो ये सोचो कितने बड़े एरिया में इसका पानी का स्टोरेज वाला एरिया होगा, कितना बड़ा तालाब जैसा होगा, रिजर्वायर होगा। तो वो पूरे चक्कर में क्या होता है ना, इतने बड़े एरिया में पानी फैलता है तो वहाँ जो फॉरेस्ट है, कुछ तो फॉरेस्ट पहले से काट दिए जाते हैं, और जो कुछ बचे खुचे पेड़ वगैरह हैं वहाँ पर, वो इतना पानी जमा रहने की वजह से उसमें सड़ते हैं, सड़ के उसी में खत्म हो जाते हैं। तो पूरा फॉरेस्ट वहाँ पर हमने इस तरह से बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब उस चक्कर में जो फॉरेस्ट के एनिमल्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? पहले तो जब इतना पानी वानी भरना स्टार्ट होगा तो उस एरिया में जितने जानवर रहते हैं तो कहीं और भागेंगे और कहीं और भागेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मारे जाएंगे। फिर देख रहे हो ये जेलेटिन के कैप्सूल्स, बहुत सारे आप लोगों ने कैप्सूल्स खाए होंगे, बीमार होते हैं तो हम कैप्सूल्स वगैरह खाते हैं। अब जनरली जो कैप्सूल्स की कोटिंग होती है ना, मोस्ट ऑफ जो कोटिंग होती है वो जेलेटिन से बनती है, और जेलेटिन का जो मेजॉरिटी ऑफ सोर्स है ना वो जानवर हैं, जानवरों की हड्डियों से उसे बनाया जाता है। अब आप बोलोगे मैं तो शाकाहारी हूँ, लेकिन अगर आपने इस तरह की कैप्सूल्स खाई हैं तो मतलब आपने कभी ना कभी तो कोई एनिमल प्रोडक्ट खा लिया, एनिमल को खा लिया। ठीक है, ये देखो बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट जेलेटिन है, ये थोड़ा हार्ड जेलेटिन है। अब आजकल देखो जेलेटिन प्लांट्स से भी बन रहे हैं, बट अभी भी मेजर अमाउंट में जो जेलेटिन बनता है वो एनिमल्स के ही थ्रू बनता है, एनिमल्स के बोन्स वगैरह से ही बनता है। ठीक है, फिर ये जो जेली वाली चॉकलेट्स आप खाते हो इसमें भी जेलेटिन प्रेजेंट होता है, और वो आपको पता चल गया कि भाई जानवरों की हड्डियों से ही बनता है। तो इन सब को बनाने के चक्कर में भी हम बहुत सारे जानवरों को मार रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा परफ्यूम वगैरह सुना होगा आपने। हिरन जो होता है, हिरन के बॉडी के अंदर एक छोटा सा वो गोल गोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कस्तूरी कहते हैं, वो परफ्यूम के अंदर यूज होता है, बड़ी अच्छी स्मेल आती है उसमें से। फिर मेजर्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ,
जानवरों को हम बचाएं कैसे, ये तो समझ में आ गया कि भाई कैसे मर रहे हैं वो, क्या रीजंस थे उसके, ठीक है, ये सब जान लिया हमने। अब सब जान चुके हैं तो अब उनको बचाना तो जरूरी है, बचाएंगे कैसे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जंगलों के प्रति जो हमारा परसेप्शन है वो हमें बदलना पड़ेगा। हमें जंगलों को अनलिमिटेड इनकम का सोर्स ना मान के हमें उनको बचाना जरूरी है। अब क्या है, नॉर्मली देख रहे हैं जंगलों में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे जानवर हैं, जो मिल रहा है निकालते जाओ, पैसा कमाते जाओ, ये लालच में हम ये सब बर्बादियां कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं मानना है कि वो एक इनकम का, अनलिमिटेड इनकम का सोर्स है कि वहां से पैसा आता ही रहने वाला है, नहीं, हमें उन्हें बचाना पड़ेगा, संभाल के चलाना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। फिर नंबर ऑफ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस जो है जंगलों में, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो हर्बीवोरस पर ही कार्निवोरस टिके हुए हैं। हर्बीवोरस जंगल के जो प्लांट्स वगैरह उनको खाते हैं, कार्निवोरस इनको खाते हैं, तो ये पूरा एक फूड चेन का बैलेंस होता है। अगर इनमें से कोई भी कम ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, हर्बीवोरस खत्म हो जाएंगे तो कार्निवोरस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, और अगर कार्निवोरस मतलब खत्म हो गए तो हर्बीवोरस बहुत ज्यादा फैल जाएंगे, जो अल्टीमेटली वो भी जंगल को नुकसान करेगा। तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसमें क्या है कि अब ऐसा हम कर कैसे सकते हैं, जैसे कि उसमें अगर कोई वाटर बॉडी है जंगल के अंदर, ठीक है, तो उसे संभाल के रखना, साफ सुथरा रखना। अब कोई पोल्यूशन वाली चीज अगर आपने ले जाके वहां डाल दी तो वो पूरे तालाब वगैरह है जो जंगल वगैरह में, अगर उसमें कोई पोल्यूटेड चीज पहुंच गई तो वो पानी खराब हो गया। बहुत सारे जो जानवर होते हैं जंगल के वो वहीं से पानी पीते हैं, तो अगर वो वहां पे पोल्यूटेड है तो वो जानवर बीमार होंगे या मारे जाएंगे, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसे संभालना बहुत जरूरी है, ठीक है। और डोमेस्टिक एनिमल्स को उस एरियाज में हमें नहीं ले जाना चाहिए ग्रेजिंग करवाने के लिए। तो वो जो जंगली जानवर हैं बेचारे, उनको खाने को मिल रहा है, आप इनके लिए कुछ बाहर से अरेंजमेंट करिए, ठीक है। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग, दोज लॉज शुड बी इंप्लीमेंटेड वेरी हार्शली। बैन होना चाहिए, कंप्लीट बैन होना चाहिए हंटिंग पे, और खाली बैन लगाने से नहीं होगा, अगर कोई कानून नहीं मान रहा तो उसको सख्त सजा देना जरूरी है। इन नियमों को अच्छे से पालना जरूरी है। नॉर्मली होता है हम नियम बना तो देते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना पड़ेगा लोगों से, ठीक है। खाली बोल देने से लोग नहीं मानेंगे। अगर कोई नहीं मान रहा तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी जाए। कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट के साथ बहुत बड़े बड़े फाइन्स उनके ऊपर लगाने चाहिए, तो इतना फाइन लगाओ कि दोबारा वो जाए ही ना वहां, सोचे ही ना कुछ करने का। वरना आप सोचोगे कि भाई 10,000 का फाइन लगा रहा हूँ और वो महीने का वहां से लाख रुपया निकाल रहा है, तो 10,000 फाइन देना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फाइन भी बहुत ज्यादा तगड़ा लगाना चाहिए। फिर इट इज नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट्स which would not disturb the animals during their procreative period। अब जब उनका प्रोक्रिएटिव पीरियड चल रहा है, मतलब जो रिप्रोडक्शन वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, उस दौर में हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाने चाहिए कि भाई उनको, जैसे कोई पर्टिकुलर जानवर दिख रहा है कि कोई फीमेल जानवर है वो बच्चा वगैरह देने वाली है, ऐसा है तो उसके लिए थोड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर हम प्रोवाइड करवाएं, लोगों का डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पर लोग जाए नहीं। दूसरा ये कि एक ध्यान रखें कि भाई अगर कई बार आपको पता होगा जंगलों में आजकल क्या होता है ना, जैसे अब तो टीमें बना दी गई हैं, ये इन जानवरों पर नजर रखती हैं, तो इन लोगों को सबको पता होता है किस एरिया में कौन सा जानवर घूमता है और कितने वो जानवर वहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर इनको डाउट होता है कि हाँ ये कोई जानवर है भाई बीमार है, तो उसको टाइम पे ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ जरूरत है तो उसके लिए वो सब करवाना हमें चाहिए। A study should be made about the likely effects of fisheries, forest gatherings or tourism in the forest and steps should be taken accordingly। अब ये देखो फिशरीज, फॉरेस्ट गैदरिंग्स, टूरिज्म, इन सब के नाम पर ये जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आने वाले समय में, इन चीजों पर हमें टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहना चाहिए और जो जरूरी है उस हिसाब से हमें स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि फॉरेस्ट में गैदरिंग्स हो रही हैं, टूरिज्म के नाम पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो उस फॉरेस्ट एरिया को ज्यादा डिस्टर्ब अगर कर रहा है और हमें ऐसा लग रहा है, रियलाइज हो रहा है कि हाँ इनके मूवमेंट को रोकने से जानवरों को बेनिफिट हो सकता है, तो हमें ये स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं ये लोग। फिर प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है समाज में कि भाई जानवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, उनके बचाने के लिए हमें अरेंजमेंट्स करने चाहिए, फॉरेस्ट वगैरह को खराब नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें लोगों के दिमाग में डालनी पड़ेंगी। इफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स इज इनएक्टिव देन प्रेशर शुड बी ब्रॉट ऑन देम। अब जैसे मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्सेस बनाई गई हैं, टाइम टू टाइम ये लोगों जानवरों पे नजर रखते हैं, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, अगर उनकी संख्या में कमी आ रही है तो गवर्नमेंट को तुरंत इसका इन्फॉर्मेशन देना ताकि गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छे स्टेप्स ले। तो ये सारी चीजों का उनके ऊपर जिम्मा है,
अगर वो लोग इस जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं तो हमें उन पर प्रेशर बनाना चाहिए। अब अपने में से कितने लोगों को ये सब पता होता है और कौन इसमें इतना इंटरेस्ट लेता है, लेकिन अगर हम भी इंटरेस्ट लेना चालू कर दें, प्रेशर बनाना चालू कर दें, तो ये लोग ऑटोमेटिकली सीरियस होकर इन चीज़ों पर काम करेंगे। ठीक है, तो खाली किताबों में पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड रियलिटी में उसे इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। फिर क्या है, अच्छा, तो ये सब तो हमने देख लिया कि ये सब करना चाहिए। अब गवर्नमेंटों ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, इंडियन गवर्नमेंट्स ने, जो भी पिछले कई सालों में गवर्नमेंटें रही हैं, उन्होंने क्या क्या प्रोसेसेस किए, क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए जानवरों को बचाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे बुक में हमको 6 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनमें से एग्जाम्स में आने वाले जो हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी बॉक्स में एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं, बट ये मेन 6 हैं। ठीक है, तो है पहला टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, राइनो, क्रोकोडाइल, वल्चर, स्नो लेपर्ड। बात करते हैं अपन प्रोजेक्ट टाइगर की। तो टाइगर प्रोजेक्ट क्या बता रहा है, इसमें आपको क्या क्या लिखना है, पूरे टेक्स्ट बुक की लाइनें उठाई है मैंने। ये बता रहा है कि 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर में, 20th सेंचुरी जब शुरू हुआ था उस टाइम पर एक एस्टिमेट ये बताता है कि उस टाइम इंडिया में 40,000 से भी ज्यादा टाइगर्स थे, लेकिन आज उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अब हुआ क्या उस दौर में, बहुत सारा इलीगल हंटिंग होना, डिफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज। ठीक है, पेड़ काटे गए, जानवरों को मारा गया, इस चक्कर में इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई। ये लोग लगभग मतलब एक्सटिंक्शन की पोजीशन में पहुंच गए, टाइगर्स खत्म होने वाले थे। तो गवर्नमेंट ने इसको मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कब, 1971 में। तो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1971 में, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें क्या ध्यान रखा गया कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जहां जंगलों में वो रहते हैं, उसी हैबिटेट के अंदर उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको वहां से निकाल कर कहीं और रख के नहीं, जिस जगह रह रहे हैं वही इस एरिया उनके लिए सेफ बनाया जाए। तो उस एरियाज में हंटिंग पर रिस्ट्रिक्शन, लोगों के आने जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। ठीक है, टीम बनाकर लगाई गई इनके पीछे कि भाई अगर ये कोई बीमारी हो जा रही है इनको, तो उनको टाइमली ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाओ। तो ये सारी चीजें इसके तहत की गई। ठीक है, फिर आज की डेट में देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर 44 रीजन्स में इंप्लीमेंट हो चुका है, 44 जगहों पर अभी भी ये चलता है। ठीक है, आपको यही आंसर लिखना है अगर पूछेंगे तो। करेंटली नए में अगर कुछ और इंप्लीमेंट हुआ होगा तो उससे मतलब नहीं, हमारे टेक्स्ट बुक में जो है वही फाइनल है। ठीक, फिर है एलिफेंट प्रोजेक्ट। एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कब, 1992 में, एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उनको उनके एरियाज और माइग्रेटरी कॉरिडोर्स के अंदर ही उन्हें संभाल के रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। अब माइग्रेटरी कॉरिडोर के बारे में क्या है बता दूं, कि मान लो जंगल में एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा जंगल है, कई बार बहुत बड़े बड़े एरियाज में ये लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे इस एरिया में रह रहे हैं जंगल में, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा है, हो सकता है 10 किलोमीटर दूर हो, 15 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, तो एलिफेंट्स एक फिक्स जगह पर हरदम नहीं रहते हैं, कभी वो यहाँ रहेंगे। ठीक है, उनके लिए वो सिचुएशन सुटेबल है, मौसम सुटेबल है, खाना वाना अच्छा खासा उनको वहां पर अवेलेबल हो जा रहा है, तो वो यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ कुछ टाइम के बाद दिक्कतें आने लग गई, तो वो फिर यहाँ चले जाएंगे रहने के लिए, कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे, फिर वापस यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, तो माइग्रेट करते रहते हैं। तो ये जो रास्ता फॉलो करते हैं यहाँ से यहाँ जाने का, तो ये सब मिलाकर इसका क्या कहलाता है, माइग्रेटरी कॉरिडोर। तो इस माइग्रेटरी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी दौरान इनके साथ घटनाएं होती थी। जो हंटर्स वगैरह होते थे उन्हें पता होता था कि यहाँ से जाएंगे, यहीं उन पर अटैक करके उनको निकाल दिया जाता था। ठीक है, उनके शरीर के, पता होगा आपको, उसके दांत वगैरह बहुत कीमती होते हैं। तो इस तरह से उनको इस जगह पर प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये 26 प्रोटेक्शन जोन्स इंडिया में बना दिए गए हैं एलिफेंट्स को लेकर। तो पूरे देश में 26 जगह ऐसे हैं जो ये डिक्लेयर कर दिए गए कि एलिफेंट प्रोटेक्शन जोन है, यहाँ पर एलिफेंट्स को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अच्छा, अब इसके वजह से क्या हुआ है, इस इंप्लीमेंटेशन की वजह से काफी अमाउंट में एलिफेंट्स का पॉपुलेशन बढ़ा है, तो इस प्रोजेक्ट का अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। फिर क्या बताया गया है कि ये सिर्फ वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए नहीं, जो जंगलों में एलिफेंट्स रहते हैं सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स को भी इसके तहत प्रोजेक्ट मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर किसी ने एलिफेंट्स को पाला हुआ है, वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से उससे काम करवा रहा है, क्रुएल्टी कर रहा है उसके साथ, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, अगर वो एलिफेंट्स बीमार हो रहे हैं तो उन्हें टाइमली ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। तो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स को भी यहाँ पर इस ध्यान में लिया गया है। फिर बात करें अगर हम राइनो प्रोजेक्ट की, तो राइनो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया किस लिए, वन हॉर्न्ड राइनो, सिंगल सिंग वाले राइनो है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनो हमारे देश में कहाँ देखने को मिलते हैं, असम के अंदर। इसके अलावा कुछ अमाउंट में वो हमको देखने को मिलते हैं सुंदरबंस में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये सारे उनके लोकेशंस, प्लस
राइनो विजन 2020, इस प्रोजेक्ट के तहत एक विजन सेट किया गया था, इसको नाम दिया गया राइनो विजन 2020। क्या था ये विजन? ये विजन ये था कि 2020 आने तक, मतलब जब लॉन्च किया गया तब से लेके 2020 तक, ठीक है, 2020 आने तक देश में कितने राइनो हो जाने चाहिए थे? 3000 राइनो मतलब अचीव करने का टारगेट रखा गया था, और ये टारगेट अचीव भी हुआ, ठीक है। 3000 राइनोज उस टाइम तक हमारे देश में हो गए थे। फिर बात करें प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एलिगेटर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको बहुत खतरा हो चुका था, वो खत्म होने की कंडीशन में आ चुके थे। तो उस ही दौर में 1970s के ही दौर में इनकी कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत कम थे, तो गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लॉन्च किया, ठीक है, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। अब मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिखा दिया है। देखो क्रोकोडाइल और एलिगेटर में डिफरेंस क्या है। क्रोकोडाइल जो होते हैं ना, देखो उनका ये जो ये ऊपर से व्यू है, ठीक है, ऐसा जो मुंह होता है ना ऊपर से अगर हम देखें तो देखो ये पूरा ऐसा पॉइंटेड होता है, वी शेप का होता है, जबकि एलिगेटर में ना एकदम पॉइंटेड नहीं होता, आगे से थोड़ा ऐसा बेंड है, तो ये यू शेप का होता है। तो इनका जो ऊपर का पूरा फेस का स्ट्रक्चर है, पूरा मुंह का स्ट्रक्चर है, वो वी शेप का है, इनका जो है यू शेप का है। इसका ज्यादा पॉइंटेड है, इसका कम पॉइंटेड है। फिर अगर हम बात करें साइड से अगर देखें तो जो क्रोकोडाइल होता है उसका ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत दोनों ही बाहर से दिखते हैं, आपको बाहर से दिख जाएंगे दोनों दांत। लेकिन जो एलिगेटर है उसमें आपको निचले दांत नहीं दिखेंगे, वो छुप जाते हैं अंदर की तरफ, खाली बाहर ऊपर वाले ही दांत दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, कभी आप देखो तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर बात करें वल्चर प्रोजेक्ट की। वल्चर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड है हमारे लिए। क्या करता है ये? इसको नाम दिया गया है क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर। पूछ सकते हैं कि किसको क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर कहते हैं, तो क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर कौन है? हमारा वल्चर है। क्यों कहा गया है ऐसा? ये स्कैवेंजर्स हैं, स्कैवेंजर्स जो साफ सफाई करते हैं। कैसे? कोई कहीं जानवर मर गया, ठीक है, तो ये उसकी बॉडी को खा जाते हैं, ठीक है। अब देखो कोई जानवर अगर कहीं मर गया है तो उसकी बॉडी वहां पर डिके होगी, खराब होगी, उसके ऐसे चारों तरफ स्मेल फैलेगी, ठीक है, तो गंदगी की तरह पड़ा भी रहेगा। प्लस कई बार ऐसा होता है बीमारियां भी फैलती हैं, तो ये वल्चर क्या करते हैं? उनको खा जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? वो एरिया भी साफ हो रहा है, दूसरा बीमारियों से भी लोग बच रहे हैं, वो स्मेल से भी बच रहे हैं, तो काफी हद तक ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो इसीलिए इनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एक टाइम पर इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए वल्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कब लॉन्च किया था वो प्रोजेक्ट? 2004 के अंदर। इंडिया के अंदर लगभग 9 तरह के वल्चर देखने को मिलते हैं, 9 सब स्पीसीज हैं, 9 वैरायटी के वल्चर्स हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये था वल्चर प्रोजेक्ट। फिर बात करें स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट, तो स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? स्नो लेपर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। ये जनरली कहां पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड्स? 3000 मीटर्स की हाइट पर, हिमालयन माउंटेन्स में, काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। और वो भी कहां? जहां पर स्नोफॉल्स वगैरह होता रहता है, तो वहां पर ये देखने को हमें मिलते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2000 में 2000 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और इसके तहत इन्होंने इनकी संख्या बढ़ाना, साथ ही साथ वो जो लोकल लोग हैं उनके अंदर इनको लेकर अवेयरनेस लाना कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएचर है हमारे एनवायरमेंट बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, तो उन लोगों के अंदर अवेयरनेस लाया गया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट इस तरह से लॉन्च किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं इंडिया में। कश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट, रेड पांडा प्रोजेक्ट, मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट। अब देखो ये मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट का नाम कैसा रखा गया? मणिपुर तमिल, मणिपुर कहीं और है, तमिलनाडु कहीं और है, पर इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? देखो मणिपुर के उस एक पर्टिकुलर एरिया में ना तमिल लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों को कल्चरली जोड़ता है, ठीक है, इस वजह से इसका नाम रखा गया मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये किस लिए लॉन्च किया गया था? अच्छा ये भी तो बताना जरूरी है। तो जो डियर वगैरह है, मणिपुर में स्पेशल टाइप के डियर्स देखने को मिलते हैं, उन डियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसके अलावा गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, गंगा नदी में डॉल्फिन जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो अब हम बात करते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या जोन्स बनाए गए हैं उसके बारे में। तो पहली चीज है सेंचुरी। सेंचुरी पढ़ेंगे, नेशनल पार्क पढ़ेंगे, फिर बायो रिजर्व जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंचुरी क्या है? सेंचुरी के अंदर, अच्छा कई बार डिफरेंसेस भी पूछते हैं, तो ये पॉइंट वाइज मैंने मेंशन किया है, आराम से अच्छे से इसको याद कर लेना। ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विद इन सर्टेन लिमिट। इसमें ना कुछ हद तक इंसानों का जाना आना अलाउड है, थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस करने देते हैं सेंचुरीज के अंदर। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी ग्रेजिंग करना अलाउड है, लेकिन अथॉरिटीज की परमिशन के बाद, वहां की जो लोकल अथॉरिटीज होंगी उनसे परमिशन ले सकते हो आप,
परमिशन मिलेगा तब आप वो ग्रेजिंग वगैरह करवा सकते हो, वरना बिना परमिशन के ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, अपने जानवरों को नहीं चला सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीसीज, कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज को टारगेट करके बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बियर सेंचुरी है तो वहां टारगेट किया जाता है, मोस्टली किस पर फोकस होता है, बियर्स पर फोकस होता है, बाकी एनिमल्स को भी देखा जाता है बट मेन फोकस उस पर्टिकुलर एनिमल पर होता है। तो ये टारगेटेड होता है सेंचुरी पर्टिकुलर किसी एनिमल को लेकर या किसी स्पीसीज को लेकर। फिर सेंचुरी कैन बी एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट आफ्टर, कुछ मतलब यार ये तो सभी के लिए पॉइंट आएगा, कुछ लंबे चौड़े प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद इस तरह के सेंचुरीज नेशनल पार्क में भी लिख सकते हो वैसे, तो उनको एस्टैब्लिश किया जाता है। कुछ स्पेशल हमारे कुछ फेमस सेंचुरीज की बात की गई है, पेरियार, चंद्रप्रभा, एतुरनगरम एक्सेट्रा। अब ना मैप वेब भी आता है इस चैप्टर से, जैसे मैंने बताया था, तो इसमें ये पूछते हैं कि भाई ये वाला सेंचुरी किधर है, ये वाला नेशनल पार्क किधर है, इसलिए मैंने ये मैप मेंशन कर दिया आपके लिए। देखो पेरियार सेंचुरी जो है, पेरियार सेंचुरी कहां पर मौजूद है, केरला में, और ये किसको लेकर टारगेटेड है, किस एनिमल्स को लेकर, टाइगर और एलिफेंट, इसमें दो एनिमल्स पर ज्यादा फोकस रखा गया है इस सेंचुरी में, ठीक है। फिर है चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा कहां पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बेसिकली जब ये बनाया गया था, सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था इस रीजन को, तो वहां पर टारगेट था लायंस को प्रोटेक्ट करना, लेकिन आज की डेट में वहां लायंस कुछ मौजूद नहीं है, और अब तो बेसिकली देखा जाए तो एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा रह गया है। यहाँ पर अब एनिमल्स बहुत कम है और उनको टारगेट करके ये मतलब क्लियर अभी तक देखा जाए तो प्रोजेक्ट बड़ा कंफ्यूजन वाला चल रहा है इस टाइम पर, कुछ क्लियर नहीं है कि किस एनिमल के लिए रखा गया है, क्या रखा गया है, तो अभी तो खाली टूरिज्म के नाम पर गवर्नमेंट पैसा बना रही है। फिर क्या है, एतुरनगरम, एतुरनगरम जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, तेलंगाना में। तेलंगाना में किस स्पीसीज को लेकर, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज को रखा गया है टारगेट पे, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे टारगेटेड या नहीं है, तो ये ध्यान रखना। पेरियार केरला में है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, और एतुरनगरम जो है वो तेलंगाना में है। इसके अलावा बात करें नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क क्या है, कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन, यहाँ थोड़े सख्त नियम होते हैं सेंचुरी के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ एक से ज्यादा इकोसिस्टम्स मतलब एग्जिस्ट करते हैं। अब एक से ज्यादा स्पीसीज ही नहीं, इकोसिस्टम, अब कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं, कुछ स्पीसीज मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम वहां पर एग्जिस्ट करता है नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग, यहाँ पर जानवरों को चरना अलाउड नहीं है, आप अपना जानवर जाके घास वास खिलाना है नहीं कर सकते, कंप्लीट बैन है उसके ऊपर, ठीक है। इट इज नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज पर सेंटर्ड नहीं, जैसे सेंचुरी में मोस्टली टारगेटेड होता है एक सिंगल स्पीसीज, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सभी का ध्यान रखा जाता है। फिर यहाँ कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में, दोनों गवर्नमेंटें मिलकर इसको संभालती हैं, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर काजीरंगा है, कॉर्बेट है, वेलावदार है, मरीन नेशनल पार्क, गिर, डचीगम एक्सेट्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, और ये कहां कहां लोकेटेड है वो भी मैंने दे दिया है ताकि आपको मैप में इसका हेल्प मिल सके। काजीरंगा कहां पर है, असम में। कॉर्बेट कहां पर है, उत्तराखंड में। वेलावदार कहां है, गुजरात के अंदर। मरीन नेशनल पार्क गुजरात के अंदर। गिर गुजरात के अंदर। डचीगम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये तीन तो हमारे गुजरात वाले ही हैं, ये तो खास ही याद रखना। फिर ये सब फेमस भी हैं, काजीरंगा असम है, कॉर्बेट उत्तराखंड, डचीगम जम्मू एंड कश्मीर, तो ये खास याद रखना मैप पॉइंट ऑफ व्यू से। देन तो बायो रिजर्व जोन की बात करें तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से बनते हैं, इंटरनेशनल नियम कानून के हिसाब से बनाया जाता है इनको। फिर क्या है, फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी भी यहाँ पर प्रोटेक्ट की जाती है वहाँ की। मतलब ये देखो इस पॉइंट में भी मेंशन किया कि सिर्फ वहाँ के जानवरों को या वहाँ के स्पेशल किसी बर्ड्स को या ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं है, उनको तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं उनके कल्चर को, उनकी लाइफस्टाइल को भी प्रोटेक्ट करना इसका एक टारगेट होता है। इसके अलावा स्पेशल तरह की ट्रेनिंग और रिसर्च की जरूरत पड़ती है इस तरह के जोन्स को डिक्लेयर करने के लिए, बनाने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी। किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट है वो पूरी तरह से यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत सख्त कानून होते हैं, आने जाने पर मतलब बहुत स्पेशल केसेस में ही अलाउ किया जाता है आना जाना। एवरेज एरिया मतलब काफी बड़ा है, देखो 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैले होते हैं जनरली। कुछ एग्जांपल्स हैं, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदर पंचमढ़ी वगैरह, ठीक है। आपको यही याद रखने हैं जो हमारे टेक्स्ट में मेंशन्ड है, ठीक है। ऐसे और भी हैं बट हमें ये याद रखने, ठीक है। फिर रन ऑफ कच्छ को 2008 में, रन ऑफ कच्छ को भी हमने बायो प्रोटेक्शन जोन के तरह डिक्लेयर कर दिया, पहले तक ये नहीं था, 2008 में ये भी आ गया है उसमें, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्टेट वाइज लिस्ट कर दिया है ताकि आपको मैप पॉइंटिंग में आसानी हो। नीलगिरी कहाँ पर है, तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तमिलनाडु। एग्जैक्टली तमिलनाडु में नहीं है ये, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में रीजन में पड़ता है, ओशन में पड़ता है, बट स्टिल तमिलनाडु स्टेट के लिए काउंट किया जाएगा।
ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है हमारे, जो कि स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर यूटी लिखा हुआ है, तो वो वहां पर है हमारा ग्रेट निकोबार, ठीक है। सुंदरबन, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, रण ऑफ कच्छ गुजरात, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करें तो इंडिया में टोटल बायो प्रोटेक्शन जोन 18 है, तो गुजरात में कितने हैं बायो प्रोटेक्शन जोन? 1 है। नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं? 103, गुजरात में कितने हैं? 4। सेंचुरीज है इंडिया में 531 और गुजरात में कितनी सेंचुरीज हैं? 23, तो ये भी याद रखना है एमसीक्यूज या फिलअप्स के लिए। देन बायो रिजर्व जोन्स कहाँ पर लोकेटेड है उसको मैंने मैप में ही पॉइंट कर दिया है। हमें कौन से मैंने बताया था, जो हमारे 6 थे बुक में, वही याद रखने हैं। तो कौन कौन से देखो, ये रहा रण ऑफ कच्छ गुजरात में, तमिलनाडु में 2 थे, नीलगिरी, और दूसरा कौन सा था? गल्फ ऑफ मन्नार, देख रहे हो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो ओशन रीजन है यहाँ पर मौजूद है। मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी, फिर यहाँ सुंदरबन में है हमारा, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन वाला एरिया, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 एंड 6th वाला कहाँ पर है हमारा? ग्रेट निकोबार, ये देख रहे हो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पर ये ग्रेट निकोबार में मौजूद है। तो ये वीडियो ज़्यादातर लोगों को शेयर करना, ताकि हम और मोटिवेट हों और नए वीडियोस डालते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।